झारखंड में जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक रूप से मजबूत होने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता लगातार झारखंड पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को झारखंड जदयू के तीनों प्रभारी देर शाम रांची पहुंचे, जहां आज उन्होंने मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू की आगामी रणनीति को साझा किया। साथ ही नवंबर में जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के आगमन का भी ऐलान किया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने लोकसभा सीटों 1932 मणिपुर की घटना जैसे अहम मुद्दों पर भी जवाब दिया। इसको अनाउंस करेंगे। दूसरी बात है कि पूरे प्रदेश में हम प्रखंड तक कैसे जाएं, इस कार्यक्रम की भी घोषणा हमारे कमेटी के बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी करेंगे कि इन 2 महीनों में 1.5 महीने में हम कैसे प्रखंड अध्यक्ष तक, बूथ तक हम कैसे जाएं और अपने पार्टी के जो हमारे सक्रिय लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ें और कैसे हम यंग ब्लड को और इन्फ्यूज़ करें, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ने का काम करें, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिसकी घोषणा इस कमेटी की घोषणा के बाद माननीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम 1.5 महीने तक चलेगा। और उस कार्यक्रम में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग अपने ज़िलों में जाएंगे, ज़िले के कार्यक्रमों में, और उसके बाद अक्टूबर में दशहरा के बाद हम लोग पूरे 5 जो प्रमंडल है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आम सभा करेंगे और 5 प्रमंडल में आम सभा करने के बाद नवंबर के महीने में नीतीश कुमार जी का रांची के मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, आम सभा का कार्यक्रम करने का हम लोगों का विचार बना है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी नवंबर में, और उसके पहले हम 5 प्रमंडल की बैठक करेंगे, उसके पहले हम प्रखंडों की बैठक कर लेंगे और उसके माध्यम से इस देश में नीतीश जी को बुला करके एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम मानते हैं कि जो एक बड़ी आबादी खास करके कुर्मी महतो समाज की है, उसके आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और उस आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई की बात करते आ रहे हैं। और माननीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की थी जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि इनका आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। उस पर कैसे माहौल बने, कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हो, कैसे राजनीतिक उसमें लोगों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की उसमें जो सहमति बने, इसका भी हम लोग आने वाले समय में इसका हम लोग प्रयास करेंगे और कैसे हम कंसिस्टेंस बनाएं। दूसरी बात है कि जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, क्योंकि बिहार और झारखंड एक राज्य रहा है, तो बिहार में भी, झारखंड में बिहार के बहुत से लोगों ने यहाँ पर वासिंदे रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसके लिए भी हमारा पार्टी जो है वो आने वाले समय में उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी पॉलिटिकल सहभागिता कैसे हमारी पार्टी में बढ़े, इस प्रदेश की राजनीति में बढ़े, उस पर भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है। इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा। आपका कोई प्रश्न? हम, हमारी दावेदारी हो या हमारे अलायंस पार्टनर की दावेदारी हो, ये इंडिया की दावेदारी है। जनता दल यूनाइटेड, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस की दावेदारी नहीं है। हम 54 की 54 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए। हम जीते, जेएमएम जीते, कांग्रेस जीते, आरजेडी जीते, वो हमारी जीत है। तो यदि कार्यकर्ता आपकी इस बात को मान पाएंगे सर, सब लोग राजनीति में साधु सन्यासी बनने नहीं आता पार्टी का। आप हमारी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अगर आप रहिएगा तो आप बोलिएगा। पार्टी के हम प्रभारी हैं, हम कह रहे हैं कि हम पार्टी के
जो बड़ा जो हमारी एकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हम अपने अलायंस के हितों को देखेंगे कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मंत्री जी, क्या इस अलायंस के लिए अगर जदयू को अपने सीटों को भी छोड़ना पड़े, तो क्या उसके लिए भी वो तैयार है? वो परिस्थिति अभी नहीं आई है ना। ये सवाल उस समय आएगा जब सीटों का बंटवारा होना शुरू है। हमने क्या कहा, हमारी मंशा साफ है। हम इस झारखंड में जो हमारा अलायंस है उस अलायंस के हम पक्षधर हैं और उस अलायंस को ताकत देने के लिए हर कुछ करेंगे। आपने कहा सर कि में शामिल किया जाए, एससी में शामिल किया जाए, इनके इंटरेस्ट को और इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, जो रिजर्वेशन की आरक्षण की इनकी बात है, हम उस बात से सहमत है और हम लोग उस आरक्षण की व्यवस्था को ताकत देना चाहते हैं। कैसे एकोमोडेट होंगे वो सरकार के स्तर पर उनसे बात करके उनका रास्ता निकलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सर क्या पड़ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम लोग और हमारे नेता का 2017 में ही उन्होंने उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पत्र लिखा है। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं और बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। 1932 को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? 1932 का जो खतियानी का जो मामला है उस पर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? 1932 के खतियानी मामले पर तो हम पिछली बार आए थे, हम बोल चुके हैं, हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है। स्टैंड को क्लियर किया है। नहीं, आप करेंगे, उनके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे जो बिहार से आए हैं। और कल मुख्यमंत्री बोले हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं का जो लोग है उसी को नौकरी मिले या लाभ मिले, बाहर के लोग को ना मिले। दोनों विरोधाभास है। नहीं, विरोधाभास ऐसा है कि आइडियोलॉजिकली हर एक पोलिटिकल पार्टी का अपना अपना, हम आएंगे जब इस प्रदेश में तो हम अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे। हमारा हम बृहत अलायंस में है ना, हम अलायंस के इंटरेस्ट को देखते हुए नुकसान ना हो अलायंस को और भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो वो देख रहे हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है। लेकिन इसमें ये थोड़ी है कि जनता दल यूनाइटेड अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। हमारा अस्तित्व, हमने अपनी बात को हमने स्पष्ट रूप से रखा कि हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या झारखंड में है और उसको हमने आपसे कहा कि हमारा ये 2 पॉलिटिकल एजेंडा है, इस पर हम काम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन हम उसके लिए अपने आप को उतना ताकतवर तो बनाएं कि उस काम को हम अंजाम दे सकें। जब हम उतने ताकतवर हो नहीं पाएंगे तो हम अंजाम कैसे दे पाएंगे? कल इंडिया को एक बड़ी जीत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो इस बात का प्रमाण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे ये स्पष्ट हुआ राहुल गांधी के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गया ना कि अपने हितों को देखते हुए अपने पावर को यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय यही दर्शाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में ने जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी के मेंबरशिप को खारिज कराया, कैंसिल कराया, आपरा ताफरी में 1 हफ्ता के अंदर उनके घर को खाली कराया, 1 हफ्ता के अंदर उनके पार्लियामेंट के जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कराया रात जो 48 घंटा के अंदर, ये बात को दिखाता है कि कितने भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में थी। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना का जो सामने देखेगा खत्म किया गया राहुल गांधी का, उसमें न्यायपालिका की थोड़ी भूमिका थी। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय के आलोक में ही वो हुआ। तो न्यायपालिका ने लोअर कोर्ट, इसीलिए तो लोअर कोर्ट के जज के प्रमोशन को रोक दिया गया। कहीं कहीं कुछ हुआ होगा ना, न्यायपालिका ने कुछ न कुछ किया होगा ना। मंत्री जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। राहुल गांधी मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा तो कई नेताओं के तो सपने भी चूर हुए होंगे, क्योंकि कई नेता तो सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के दावेदार, लेकिन राहुल गांधी पर स्टे लगने के बाद तो एक बड़ा किनका सपना क्या है, हम लोगों के पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम नेताओं के सपनों को जज करते रहें। अब आपका सवाल है, आप सपना देखते होंगे, आपको दिखता होगा तो आप ही इसका जवाब दे दीजिए। हम लोग तो सपने देखते हैं, इंसान है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं। सपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो खुद प्रधानमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष। अब तो सीधे तरीके से अब राहुल गांधी नीतीश कुमार कहाँ नीतीश कुमार ने दावेदारी की? कार्यकर्ता तो कह रहे हैं, हम आज हम खुद भी सम्मेलन में आप लोगों का नारेबाजी लगता था। अरे भाई, तो वर्कर को नारेबाजी कोई वर्कर कहता है। हम आज चाहते हैं कि खीरू महतो भारत सरकार के मंत्री बने, हमारी इच्छा है।
इसमें मेरी इच्छा है। अब तिरुवनंत बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, परिस्थिति रहेगी कि नहीं। ऐसे नेताओं का सपना चूर हुआ है क्योंकि राहुल गांधी हम लोगों ने ऐसा सपना नहीं देखा, इसलिए हम लोगों का इसका जवाब हम देने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी जदयू लॉन्च करेगी, जदयू उनका समर्थन करेगी इंडिया के लिए। लेकिन जदयू को राहुल गांधी के चेहरे से कोई एतराज गठबंधन में तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, उसके लिए आप क्यों परेशान हैं? तो गठबंधन की अगुवाई जदयू ने की थी, इसलिए जदयू से सवाल पहले उठता है। पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों प्रश्न? मैं किसका स्पोक्स पर्सन हूँ? ये कहाँ कर रहे हैं? गठबंधन का निर्णय होगा, गठबंधन निर्णय करेगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। आप काहे परेशान हैं? जदयू से सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि इंडिया का जो गठबंधन की पहला अगुवाई जो किए तो नीतीश कुमार किए थे, तो पहला सवाल जदयू से होगा, जाहिर सी बात है। तो जाहिर तो नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से 10 बार 15 बार कह चुके हैं ना कि हम देश के प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हैं। फिर ये बार बार सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि कार्यकर्ता बार बार मांग करते हैं। भाई कार्यकर्ता का काम अपना है सर, हम लोग नेता, हमको बनना है प्रधानमंत्री, हम नहीं इच्छा रखते हैं। स्पष्ट रूप से हमने कहा, नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा। अब वर्कर कोई चाहता है अगर अब देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी हम धन्यवाद। लोग इसलिए परेशान है सर कि हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर जो सरकार का जो मसौदा बन रहा है उसमें कहीं न कहीं बिहारी सबसे ज्यादा प्रभावित है। उन चीजों को लेकर के हम लोगों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, हेमंत सोरेन जी से मिलेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे सब प्रभारी के नेतृत्व में, और अपनी बात को मजबूती से रखेगा। लेकिन कल ही जो सदन में जो बयान आया है मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी नौकरियां या बहालियां होगी उसमें झारखंडियों को दी जाएगी, पहाड़ियों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने बात अपनी रखी है विधानसभा में, उन्होंने अपनी बात को रखा है। बाकी जो घटक दल हैं जो इस घटक में साथ हैं और जो माननीय हेमंत सोरेन जी को ताकत देना चाहते हैं, वो भी अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपनी बातों को रखेंगे। हाँ, मणिपुर की घटना के बारे में सर्वदलीय बैठक गई थी वहाँ। देश कितना शर्मसार हुआ, 2-3 महीने हो गए, हिंसा नहीं रुक रही। कल वहाँ शस्त्रागार रोक दिया गया। नहीं, मणिपुर की स्थिति पूरे देश में, जिस तरह की जो स्थिति मणिपुर में पैदा हुई है, ये बहुत ही भयावह है और निंदनीय है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां स्थिरता होती है। इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पब्लिक मीटिंग में भी कहते हैं और पॉलिटिकल रैलियों में भी कहते हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां स्थिरता ज़्यादा रहती है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार बनाने का आप लोग इस देश में मौका दें, क्योंकि निश्चित रूप से केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यों में सरकार बनाने में इस तरह का भाषा का वो लोग शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन मणिपुर की घटना से ये बात स्पष्ट हो गया है कि डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, जब तक राज्य में जो नेतृत्व है उसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, तब तक राज्य में स्थिरता नहीं होगी। लेकिन 2 महीने से लगातार मणिपुर में हिंसा है, वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो समुदाय वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो मुक्त दर्शक बनकर बैठी हुई है। और केंद्र सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका में भी केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार को तत्काल मणिपुर में इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और पूरे जो वहाँ पर हिंसा है उसको रोक करके राज्य को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। हरियाणा खतरनाक है। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासनकाल के बाद इस प्रदेश में और इस देश में उस तरह के लोगों का मन बढ़ा है जो धर्म के नाम पर विभाजन करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, और उसका प्रभाव नीचे के स्तर पर भी अब जाने लगा है। ट्रेन में जो घटना घटी, मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर राजनीति को बढ़ावा मिला है। इसलिए अगर देश को एक रखना है और देश में हर एक जाति धर्म के लोग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो, उसके लिए जरूरी है
कि ऐसे राजनीतिक दलों से छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए। टमाटर से पूछना चाहिए कि जिन 2 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में आई और उन्होंने सत्ता पर काबिज हुए, पहला था महंगाई और दूसरा था बेरोजगारी। इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो देश का हो प्रदेश का हो, एक शब्द बोलने का काम नहीं कर रहा है। टमाटर का भाव क्या हुआ? जब यूपीए में प्याज का दाम बढ़ा था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गले में प्याज का माला बनाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बेरोजगारी के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था, वो बेरोजगारी का हाल ये है कि पूरे जो एयरपोर्ट्स हैं जो सीआईएसएफ के अंडर में था, उसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया और वहां पर प्राइवेट लोगों को बहाल कर लिया गया। देश की सेनाओं में भी आउटसोर्स करने का काम किया गया। बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर चूं नहीं रेंग रहा है। इसलिए देश की जनता को आने वाले चुनाव में ये सोचना चाहिए कि इस देश का बेरोजगार युवा, इस देश का जो मिडिल क्लास है, वो कैसे इस देश में आगे बढ़ेगा। चौधरी जी, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने साल जो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत किए हैं एक तरह हम लोग से, और जो आज ये स्थिति बनी है, इसमें आपकी भी माननीय नेता आपको हम क्लियर कर दें कि माननीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी में थे। इस भारतीय जनता पार्टी में इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिस्थिति देश प्रदेश में बनी थी कि हम लोगों को उस समय आना पड़ा था, लेकिन उस समय भी इन लोगों ने षड्यंत्र किया था, और जब साथ आए तब भी इन लोगों ने षड्यंत्र किया। तो कभी कभी दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए अभी हम लोग मट्ठा भी फूक फूक के पीते हैं। चलिए।